तो हमने ये शो कंपोनेंट बनाया था। अभी के लिए तो इसमें सिर्फ शो का नाम है, लेकिन अगर हम डिज़ाइन में देखेंगे तो हमें दिखेगा कि शो में हमारी इमेज भी है, रेटिंग है और शो की टाइमिंग है कि वो कब से चल रहा है। तो इस शो में H2 से पहले एक हमें इमेज टैग चाहिए होगा, लेकिन ऐसा करने पे ये एरर आ रहा है कि JSX एक्सप्रेशन में सिर्फ एक पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए। तो किसी भी कंपोनेंट में जब हम JSX को रिटर्न करेंगे, उस JSX में एक सिंगल पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए। ऐसे हम साइड बाय साइड डायरेक्ट एलिमेंट रिटर्न नहीं कर सकते। तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, इन सभी एलिमेंट्स को हम एक div टैग के अंदर रैप कर लेंगे। तो अब हमारा सिर्फ एक पेरेंट एलिमेंट है ये div जो रिटर्न हो रहा है, और उसके अंदर हमारे बाकी एलिमेंट्स आ जाएंगे। और Ctrl+S दबा के ये जो ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो रहा है, इससे JSX के अराउंड ये पेरेंथेसिस भी ऐड हो गई हैं। तो हमारी अगर JSX ऐसे मल्टीपल लाइंस में है तो ये पेरेंथेसिस लगाना अच्छा रहता है, ताकि जावास्क्रिप्ट इस पूरी JSX को एक सिंगल एक्सप्रेशन माने। तो इस इमेज का सोर्स ऐड कर देते हैं, फिर टाइमिंग और रेटिंग। अभी तो ये शो की जो वैल्यूज़ हैं इनको मैंने हार्ड कोड किया है, लेकिन इनको हमें डायनामिक बनाना है कि हमें डाटाबेस से ये सारी वैल्यूज़ मिले और फिर उन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे दिखाएं। लेकिन उससे पहले रिएक्ट में स्टाइलिंग कैसे करें वो सीख लेते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं स्टाइलिंग करने के। पहला है इनलाइन CSS। किसी भी एलिमेंट में हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम नॉर्मल HTML लिखते थे तब स्टाइल टैग में हम एक स्ट्रिंग पास करते थे, लेकिन JSX के अंदर हमें यहाँ पे पास करना होगा जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट। तो JSX का ये बहुत ही बड़ा फीचर है कि उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिख सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट को JSX के अंदर लिखने के लिए हमें यूज़ करनी पड़ेगी कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर हमें जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट लिखना है, तो फिर से कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ और फिर हम CSS की प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं, जैसे कलर और फिर उसकी वैल्यू। और प्रॉपर्टीज़ देनी है तो हम कोमा लगा के और की वैल्यू पेयर दे सकते हैं। तो लिखो फ़ॉन्ट साइज़ कैमल केस में, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम सभी CSS की प्रॉपर्टीज़ को कैमल केस में लिखते हैं। और वैल्यूज़ हमेशा हम स्ट्रिंग में लिखेंगे, तो स्ट्रिंग के अंदर लिख देंगे 30 पिक्सल। बढ़िया। तो ये थी इनलाइन CSS। तो थोड़ी बहुत स्टाइलिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन ना तो ये रीयूजेबल है और इससे हमारे कोड की रीडेबिलिटी भी कम हो रही है। तो इससे अच्छा ऑप्शन रहेगा कि हम एक्सटर्नल CSS फाइल को यूज़ कर लें। तो हम या तो एक सिंगल CSS की फ़ाइल बना सकते हैं और उसके अंदर पूरे एप्लीकेशन के जितने भी स्टाइल्स होंगे सभी उसके अंदर लिख देंगे। लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस ये रहेगी कि हम हर कंपोनेंट के लिए अलग अलग CSS फाइल बना लें। इससे एक CSS फाइल में नंबर ऑफ लाइंस भी कम हो जाएंगी, और जब भी हमें किसी कंपोनेंट की स्टाइलिंग चेंज करनी होगी हम उस फाइल में जाके फटाफट वो चेंजेस कर सकते हैं। तो एक कॉमन फाइल भी बना लेंगे style.css। मैं ये सोर्स फोल्डर के अंदर ही बना रहा हूँ। इसमें जो भी कॉमन स्टाइल हमें यूज़ करने होंगे थ्रू आउट द ऐप वो हम लिख लेंगे। जैसे हमें फ़ॉन्ट सेट करना है तो इस डिज़ाइन में हम यूज़ कर रहे हैं DM Sans फ़ॉन्ट। ये गूगल फ़ॉन्ट्स पे अवेलेबल है। तो दबाओ गेट फ़ॉन्ट पर, गेट एम्बेड कोड। तो इस फ़ॉन्ट को अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम ये लिंक्स टैग को कॉपी करके हम अपनी index.html फाइल में डाल सकते हैं, या दूसरा तरीका है हम इस इंपोर्ट वाली लाइन को अपनी CSS की फाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसको कर लो कॉपी और अपनी style.css में कर देंगे पेस्ट, और लास्ट में एक सेमीकोलन भी आएगा। और अब इस फ़ॉन्ट को यूज़ करने के लिए हम स्टार सिलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, जिससे सभी एलिमेंट्स हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे और फिर फ़ॉन्ट फैमिली में ये वाली चीज़ कॉपी कर देंगे। तो हमारी CSS अप्लाई इसीलिए नहीं हुई है क्योंकि ये फाइल ना तो हमने HTML में लिंक की है ना किसी कंपोनेंट में इंक्लूड की है। तो इसको इस index.js फाइल में इंपोर्ट करने के लिए डायरेक्ट इसका पाथ दे दो। तो फ़ॉन्ट हमारा लग गया है। अब एक और काम करते हैं, हम सभी एलिमेंट्स की जो बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग और मार्जिन लगी होती है वो हटा देंगे। अब डिज़ाइन के हिसाब से जहाँ जहाँ हमें पैडिंग और मार्जिन चाहिए सिर्फ वही उनको हमें ऐड करना पड़ेगा। अब शो कंपोनेंट के बाजू में इसकी CSS फाइल बना देंगे और इसको कर लेंगे इंपोर्ट शो के अंदर। हम चाहे तो सभी CSS फाइल को किसी एक जगह पे एक कंपोनेंट में भी इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी मैसी हो जाएगा। अब इन एलिमेंट्स को CSS में सिलेक्ट करने के लिए बेस्ट यही रहेगा कि हम इनकी क्लास दे दें। तो JSX में क्लास एट्रीब्यूट की जगह हम यूज़ करते हैं क्लास नेम का, क्योंकि क्लास जावास्क्रिप्ट का रिजर्व्ड कीवर्ड है। तो फटाफट इन एलिमेंट्स का क्लास नेम सेट कर देंगे और ये टाइटल रेटिंग से ऊपर आएगा।
और अब हम इस CSS की फाइल में इन क्लासेस को सिलेक्ट करके इनकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। अब हमारे डिज़ाइन में इस रेटिंग के आगे ये IMDb का लोगो भी है। तो IMDb की PNG इमेज मैंने डाउनलोड कर ली है और पब्लिक फोल्डर के अंदर ये इमेजेस नाम का फोल्डर बना लिया है, जिसके अंदर हम सभी अपनी इमेजेस रख सकते हैं। तो इस पैराग्राफ के अंदर हम एक इमेज टैग भी ले लेंगे और अब इस इमेजेस फोल्डर के अंदर इस लोगो को सिलेक्ट करने के लिए हम इसका पाथ देना होगा इस index.html फाइल से। तो पहले हम जाएंगे इमेजेस फोल्डर के अंदर और फिर ये इमेज सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस टेक्स्ट को भी किसी टैग में डाल देंगे ताकि इसको हम अलाइन कर सकें। तो पहले तो इस इमेज को सिलेक्ट करके इसका साइज़ घटाते हैं और इस रेटिंग एलिमेंट को फ्लेक्स बना लेंगे और वर्टिकली अलाइन करने के लिए अलाइन आइटम्स में कर दो सेंटर। थोड़ा गैप भी दे दूंगा। अब जब भी मैं एंटर दबाऊंगा तो ये लेफ्ट में गैप कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, तो ये 4 स्पेसिस का गैप है। अगर हम Ctrl+S दबा के फॉर्मेट करेंगे तो ये अच्छे से 2 स्पेसिस का हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये गैप 2 स्पेसिस का ही कर देते हैं। तो जाओ सेटिंग्स में और टैब साइज में कर देंगे 2। अब सही गैप आ रहा है, बढ़िया। अब हमारा शो कंपोनेंट ऑलमोस्ट रेडी है। तो इस लेक्चर में CSS को रिएक्ट में कैसे अप्लाई करें ये हमने सीखा। और जब भी हम JSX को कहीं से रिटर्न करते हैं उस JSX के अंदर एक सिंगल पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि JSX बिहाइंड द सीन्स कैसे काम करती है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर से सीखा है कि JSX बहुत ही डेवलपर फ्रेंडली वे है कोडिंग करने का। ये आखिर में बहुत ही कॉम्प्लेक्स जावास्क्रिप्ट के कोड में बदल जाता है जो ब्राउज़र में एग्जीक्यूट हो सके। तो इंस्पेक्ट में अगर हम जाएंगे सोर्सेज पे, अब static/js के अंदर ये bundle.js फाइल है। इसमें कंप्लीट जावास्क्रिप्ट का कोड होता है जो ब्राउज़र फाइनली एग्जीक्यूट करता है। तो रिएक्ट जो भी हमारा ये लिखा हुआ कोड है, सभी कंपोनेंट्स, सभी फाइल्स, वो सब कन्वर्ट हो जाता है इस कोड में। तो अगर हम यहाँ पे सर्च करेंगे हमारा शो वाला कंपोनेंट तो हमें देखने को मिलेगा कि हमारा जो JSX कोड है वो फाइनली ऐसा रूप ले लेता है। जब हमने अपना प्रोजेक्ट सेटअप किया था तो रिएक्ट और रिएक्ट डोम दोनों पैकेजेस हमारे इंस्टॉल हुए थे। रिएक्ट डोम का यूज़ हमने इस index.js फाइल में किया था रूट एलिमेंट बनाने के लिए, और जो हमारी ये दूसरी रिएक्ट लाइब्रेरी है यही काम करती है JSX कोड को फाइनल जावास्क्रिप्ट कोड में कन्वर्जन करने का। इस प्रोजेक्ट में ये लाइन अगर हम हटा भी देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्रिएट रिएक्ट ऐप के जो नए वर्जन्स हैं और जो दूसरे भी टूल्स हैं जिनसे हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं वे सब इस लाइब्रेरी को बैकग्राउंड में अपने आप मैनेज कर लेते हैं। नहीं तो पुराने प्रोजेक्ट्स में अगर आप देखोगे तो जितनी भी कंपोनेंट्स की फाइल हैं उन सब में हमें रिएक्ट ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करना पड़ता था। तो इस लाइब्रेरी को देखते हैं इसका यूज़ कैसे होता है। तो इस रिएक्ट ऑब्जेक्ट में होता है एक क्रिएट एलिमेंट मेथड। यही मेथड कॉल होता है जब JSX एग्जीक्यूट होती है। तो इस मेथड में पहला आर्गुमेंट हम पास करते हैं एलिमेंट का टाइप। तो अगर नॉर्मल HTML एलिमेंट है तो स्ट्रिंग के अंदर हम उसको पास कर सकते हैं। तो पहले लिख देंगे div, उसके बाद सेकंड आर्गुमेंट हमें पास करना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट जिससे हम उस एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स को सेट कर सकते हैं। तो इस div में तो कोई एट्रीब्यूट नहीं है तो हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। अब जितने भी एलिमेंट्स हमें इस div टैग के अंदर डालने हैं वो सभी एलिमेंट्स हम सेकंड आर्गुमेंट के बाद लिख सकते हैं। तो पहले तो हमारा ये h2 एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट बनाने के लिए फिर से हमें react.createElement मेथड कॉल करना पड़ेगा और फिर सेम प्रोसीजर इसके लिए भी फॉलो होगा। तो एलिमेंट है h2, इसके अंदर एक क्लास नेम एट्रीब्यूट है और इसके अंदर सिर्फ ये टेक्स्ट कंटेंट है। और लास्ट में हमारा ये शो कंपोनेंट है। ये नॉर्मल HTML टैग नहीं है तो इसको हमने इंपोर्ट कर रखा है, तो इसको स्ट्रिंग में नहीं, इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो ये JSX रिटर्न करने के बजाय इस क्रिएट एलिमेंट मेथड से जो भी एलिमेंट हमारा रिटर्न होगा उसको डायरेक्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में जो वो एरर आया था जब हम 2 JSX के एलिमेंट्स को साइड बाय साइड रिटर्न कर रहे थे, तो इस JSX को अगर हम क्रिएट एलिमेंट का यूज़ करके लिखें तो ऐसे साइड बाय साइड हम क्रिएट एलिमेंट मेथड्स को कॉल कर रहे हैं, इसलिए हमारा वो एरर आ रहा है। क्योंकि क्रिएट एलिमेंट मेथड से पहले हमें एक पेरेंट एलिमेंट बनाना ही पड़ेगा, फिर उसके अंदर हम कितने भी एलिमेंट्स डाल सकते हैं। तो बस यार इतना है इस वीडियो में।
नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने कंपोनेंट को डायनेमिक कैसे बनाएं ताकि उसको हम अच्छे से रीयूज़ कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।